नियम एक, अपने कंधों को पीछे करके सीधे खड़े हो जाए झींगे। और क्षेत्र, यदि आप अधिकांश लोगों की तरह हैं तो आप अक्सर झींगों के बारे में नहीं सोचते हैं जब तक कि आप उन्हें खा नहीं रहे हों। हालांकि ये दिलचस्प और स्वादिष्ट क्रस्टेशियन विचार करने लायक है। उनका तंत्रिका तंत्र तुलनात्मक रूप से सरल है, जिसमें बड़े, आसानी से देखे जा सकने वाले न्यूरॉन्स, मस्तिष्क की जादुई कोशिकाएं हैं। इस वजह से वैज्ञानिक झींगों के तंत्रिका सर्किटरी का बहुत सटीक रूप से नक्शा बनाने में सक्षम है। इससे हमें मनुष्यों सहित अधिक जटिल जानवरों के मस्तिष्क की संरचना और कार्य और व्यवहार को समझने में मदद मिली है। झींगों और आपके बीच जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक समानता है, विशेषकर जब आप चिड़चिड़े महसूस कर रहे हो। हाँ, झींगे समुद्र तल पर रहते हैं। उन्हें वहां नीचे एक घर की जरूरत होती है, एक ऐसा दायरा जिसके भीतर वे शिकार की तलाश करते हैं, और ऊपर से निरंतर नरसंहार और मौत की अराजकता से जो कुछ भी बरसता है उसके खाने योग्य टुकड़ों को खोजते हैं। वे कहीं सुरक्षित जगह चाहते हैं जहां शिकार और संग्रह अच्छा हो। वे एक घर चाहते हैं। ये एक समस्या पेश कर सकता है क्योंकि वहां बहुत सारे झींगे हैं। क्या होगा अगर उनमें से दो एक ही समय में समुद्र के तल पर एक ही क्षेत्र पर कब्जा कर लें और दोनों वहां रहना चाहें? क्या होगा अगर सैकड़ों झींगे हों जो रेत और कूड़े के एक ही भीड़ भरे हिस्से में अपना जीवन यापन करने और परिवार पालने की कोशिश कर रहे हों? अन्य जीवों को भी ये समस्या है। उदाहरण के लिए, जब गीत पक्षी वसंत में उत्तर की ओर आते हैं तो वे भयंकर क्षेत्रीय विवादों में उलझ जाते हैं। वे जो गीत गाते हैं वे मानव कानों के लिए बहुत ही शांतिपूर्ण और सुंदर होते हैं। वे मोहिनी पुकार और प्रभुत्व की पुकार होते हैं। एक शानदार संगीतमय पक्षी अपनी संप्रभुता की घोषणा करने वाला एक छोटा योद्धा होता है। उदाहरण के लिए, रेन को ले, जो उत्तरी अमेरिका में आमतौर पर पाया जाने वाला एक छोटा, उग्र, कीटभक्षी गीत पक्षी है। एक नया आया रेन हवा और बारिश से दूर घोंसला बनाने के लिए एक आश्रय स्थान चाहता है। वो इसे भोजन के करीब और संभावित साथियों के लिए आकर्षक चाहता है। वो उस स्थान के लिए प्रतिस्पर्धियों को भी मनाना चाहता है कि वे अपनी दूरी बनाए रखें। पक्षी और क्षेत्र, जब मैं 10 साल का था तब मेरे पिताजी और मैंने एक रेन परिवार के लिए एक घर डिजाइन किया था। ये एक कोनेस्टोगा वैगन जैसा दिखता था और इसका सामने का प्रवेश द्वार लगभग 1/4 के आकार का था। ये रेन के लिए एक अच्छा घर था जो छोटे होते हैं और अन्य बड़े पक्षियों के लिए इतना अच्छा नहीं था जो अंदर नहीं जा सकते थे। मेरे बुजुर्ग पड़ोसी के पास भी एक बर्ड हाउस था जिसे हमने उसी समय उसके लिए एक पुराने रबर के बूट से बनाया था। इसमें एक रॉबिन के आकार के पक्षी के लिए पर्याप्त बड़ा छेद था। वो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उसमें कोई रहेगा। एक रेन ने जल्द ही हमारे बर्ड हाउस को खोज लिया और वहां अपना घर बना लिया। हम शुरुआती वसंत के दौरान बार बार दोहराए जाने वाले उसके लंबे, मधुर गीत को सुन सकते थे। हालांकि एक बार जब उसने ढकी हुई वैगन में अपना घोंसला बना लिया तो हमारे नए पक्षी किराएदार ने हमारे पड़ोसी के पास के बूट में छोटी छोटी लकड़ियां ले जाना शुरू कर दिया। उसने इसे इतना भर दिया कि कोई भी दूसरा पक्षी, चाहे बड़ा हो या छोटा, संभवतः अंदर न जा सके। हमारे पड़ोसी इस पूर्वाक्रमण से खुश नहीं थे, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अगर हम इसे उतार दें, इसे साफ करें और इसे वापस पेड़ पर लगा दें तो रेन इसे फिर से लकड़ियों से भर देगा। रेन छोटे होते हैं और वे प्यारे होते हैं, लेकिन वे निर्दयी होते हैं। पिछली सर्दियों में स्कीइंग करते समय मेरा पैर टूट गया था, पहली बार पहाड़ी से नीचे उतरते समय, और मुझे एक स्कूल बीमा पॉलिसी से कुछ पैसे मिले थे जो दुर्भाग्यपूर्ण अनाड़ी बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए डिजाइन की गई थी। मैंने आय से एक कैसेट रिकॉर्डर, उस समय एक हाईटेक नवीनता, खरीदा। मेरे पिता ने सुझाव दिया कि मैं पीछे के लॉन में बैठूं, रेन का गाना रिकॉर्ड करूं, उसे वापस बजाऊं और देखूं कि क्या होता है। इसलिए मैं वसंत की चमकदार धूप में बाहर गया और रेन के गाने के साथ अपने क्षेत्र पर उग्र दावे के कुछ मिनट टेप किए। फिर मैंने उसे अपनी आवाज सुनाई। वो छोटा पक्षी जो 1/3 गौरैया का आकार का था, स्पीकर से कुछ इंच की दूरी पर आगे पीछे झपट्टा मारते हुए मुझ पर और मेरे कैसेट रिकॉर्डर पर हमला करने लगा। हमने टेप रिकॉर्डर की अनुपस्थिति में भी इस तरह का व्यवहार बहुत देखा। अगर कोई बड़ा पक्षी कभी हमारे बर्ड हाउस के पास के किसी भी पेड़ पर बैठने और आराम करने की हिम्मत करता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो कामिकेज व्रेन द्वारा अपने बैठने की जगह से गिरा दिया जाएगा। अब व्रेन और लॉबस्टर बहुत अलग है। लॉबस्टर उड़ते नहीं हैं, गाते नहीं हैं या पेड़ों पर बैठते नहीं हैं। व्रेन के पास पंख होते हैं, कठोर खोल नहीं। व्रेन पानी के नीचे सांस नहीं ले सकते हैं और उन्हें शायद ही
कभी मक्खन परोसा जाता है। हालांकि वे महत्वपूर्ण तरीकों से समान भी है। दोनों ही स्थिति और पद के प्रति जुनूनी है। उदाहरण के लिए बहुत से जीवों की तरह नॉर्वे के प्राणी विज्ञानी और तुलनात्मक मनोवैज्ञानिक थोरलिफ स्टेल्डरुपेबे ने 1921 में देखा कि आम बाड़े की मुर्गियां भी एक पेकिंग ऑर्डर स्थापित करती है। 3 मुर्गियों की दुनिया में कौन कौन है, इसका निर्धारण प्रत्येक व्यक्तिगत पक्षी के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। विशेष रूप से अभाव के समय में वे पक्षी जो हमेशा सुबह यार्ड में छिड़के गए भोजन तक प्राथमिकता प्राप्त करते हैं, वे सेलिब्रिटी मुर्गियां हैं। उनके बाद दूसरे दर्जे के लटके हुए और कमजोर मुर्गे आते हैं। फिर तीसरे दर्जे के मुर्गियों की बारी आती है, और इसी तरह गंदे, आंशिक रूप से पंख वाले और बुरी तरह से चोंच मारे गए दरिंदे तक, जो मुर्गियों के पदानुक्रम के सबसे निचले अछूत स्तर पर है। मुर्गियां उपनगरीय लोगों की तरह सामूहिक रूप से रहती है। सबसे चतुर, सबसे मजबूत, सबसे स्वस्थ और सबसे भाग्यशाली पक्षी प्रमुख क्षेत्र पर कब्जा करते हैं और इसकी रक्षा करते हैं। इस वजह से वे उच्च गुणवत्ता वाले साथी को आकर्षित करने और चूजों को पालने की अधिक संभावना रखते हैं, जो जीवित रहते हैं और पनपते हैं। हवा, बारिश और शिकारियों से सुरक्षा, साथ ही बेहतर भोजन तक आसान पहुंच, बहुत कम तनावपूर्ण अस्तित्व प्रदान करती है। क्षेत्र मायने रखता है और क्षेत्रीय अधिकारों और सामाजिक स्थिति के बीच बहुत कम अंतर है। ये अक्सर जीवन और मृत्यु का मामला होता है। यदि कोई संक्रामक पक्षी रोग अच्छी तरह से स्तरीकृत गीत पक्षियों के पड़ोस में फैलता है, तो ये सबसे कम प्रभावशाली और सबसे अधिक तनावग्रस्त पक्षी होते हैं, जो पक्षी जगत के सबसे निचले पायदान पर होते हैं, जो सबसे अधिक बीमार होने और मरने की संभावना रखते हैं। ये मानव पड़ोस के लिए भी उतना ही सच है। जब पक्षी फ्लू वायरस और अन्य बीमारियां पूरे ग्रह पर फैलती है, गरीब और तनावग्रस्त लोग हमेशा पहले मरते हैं, और अधिक संख्या में वे कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसी गैर संक्रामक बीमारियों के प्रति भी अधिक संवेदनशील होते हैं। जब अभिजात वर्ग को सर्दी लगती है, जैसा कि कहा जाता है, तो श्रमिक वर्ग निमोनिया से मर जाता है, क्योंकि क्षेत्र मायने रखता है और क्योंकि सर्वोत्तम स्थानों की हमेशा कमी रहती है। जानवरों के बीच क्षेत्र की तलाश संघर्ष उत्पन्न करती है। संघर्ष बदले में एक और समस्या उत्पन्न करता है। असहमत पक्षों को बहुत अधिक लागत उठाए बिना कैसे जीते या हारे। ये बाद वाला बिंदु विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि 2 पक्षी एक वांछनीय घोंसले के क्षेत्र के लिए झगड़ा करते हैं। बातचीत आसानी से सीधे शारीरिक लड़ाई में बदल सकती है। ऐसी परिस्थितियों में एक पक्षी, जो आमतौर पर सबसे बड़ा होता है, अंततः जीत जाएगा, लेकिन यहां तक कि विजेता भी लड़ाई से चोटिल हो सकता है। इसका मतलब है कि एक तीसरा पक्षी, एक बिना क्षतिग्रस्त, चतुर दर्शक, अवसरवादी रूप से आगे बढ़ सकता है और अब अपंग विजेता को हरा सकता है। यह पहले 2 पक्षियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा सौदा नहीं है। संघर्ष और क्षेत्र सहस्राब्दियों से जिन जानवरों को एक ही क्षेत्र में दूसरों के साथ सहनिवास करना होता है, उन्होंने परिणाम स्वरूप कम से कम संभावित नुकसान का जोखिम उठाते हुए प्रभुत्व स्थापित करने के कई गुर सीख लिए हैं। उदाहरण के लिए, एक पराजित भेड़िया अपनी पीठ पर लौट जाएगा, जिससे उसका गला विजेताओं के सामने आ जाएगा, जो फिर उसे फाड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब प्रमुख भेड़िया को अभी भी भविष्य के शिकार साथी की आवश्यकता हो सकती है। आखिरकार उसके अपराजित दुश्मन जितना ही दयनीय भी। दाढ़ी वाले ड्रैगन, उल्लेखनीय सामाजिक छिपकलियां, एक दूसरे पर शांतिपूर्वक अपने सामने के पैरों को लहराते हैं, जो सैनिक या पोस्टमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चे की बढ़ी हुई चौंका देने वाली प्रतिक्रिया की प्रतिध्वनि है। असमान वितरण का सिद्धांत, जब एक पराजित झींगा मछली अपना साहस वापस पा लेती है और फिर से लड़ने की हिम्मत करती है, तो उसके फिर से हारने की संभावना अधिक होती है, जैसा कि आप सांख्यिकीय रूप से उसके पिछले मुकाबलों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी ओर, उसके विजयी प्रतिद्वंदी के जीतने की संभावना अधिक होती है। लॉबस्टर की दुनिया में विजेता कुचले जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मानव समाजों में होता है, जहां शीर्ष 1% के पास नीचे के 50% के बराबर लूट है 11, और जहां सबसे अमीर 85 लोगों के पास नीचे के 3.5 अरब लोगों जितना पैसा है। असमान वितरण का वही क्रूर सिद्धांत वित्तीय क्षेत्र के बाहर भी लागू होता है, वास्तव में, जहां भी रचनात्मक उत्पादन की आवश्यकता होती है। अधिकांश वैज्ञानिक शोध पत्र वैज्ञानिकों के एक बहुत छोटे समूह द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। संगीतकारों का एक छोटा सा हिस्सा लगभग सभी रिकॉर्ड किए गए वाणिज्यिक संगीत का निर्माण करता है। मुट्ठी भर लेखक ही सभी किताबें बेचते हैं। अमेरिका में हर साल अलग अलग शीर्षक वाली 1.5 मिलियन किताबें बिकती है। हालांकि इनमें से केवल 500 की ही 1 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकती है। 12 इसी तरह सिर्फ 4 शास्त्रीय संगीतकार, बाख, बीथोवेन, मोजार्ट और चिकोवस्की ने आधुनिक ऑर्केस्ट्रा द्वारा बजाए जाने वाले लगभग सभी संगीत लिखे हैं। बाख ने अपनी रचनाएं इतनी प्रचुर मात्रा में की कि उनके संगीत की नकल करने में दशकों लग जाएंगे। फिर भी इस विलक्षण रचना का केवल एक छोटा सा अंश ही आम तौर पर बजाया जाता है।
यही बात अति प्रभावशाली संगीतकारों के इस समूह के अन्य 3 सदस्यों के काम पर भी लागू होती है। उनके काम का केवल एक छोटा सा अंश ही अभी भी व्यापक रूप से बजाया जाता है। इस प्रकार उनके काम का एक छोटा सा अंश ही अभी भी व्यापक रूप से बजाया जाता है। बहुत पहले इतालवी बहुश्रुत विल्फ्रेडो पेरेटो 1848 से 1923 ने 20वीं सदी की शुरुआत में धन वितरण के लिए इसकी प्रयोज्यता पर ध्यान दिया, और यह हर समाज के लिए सत्य प्रतीत होता है, चाहे सरकार का स्वरूप कुछ भी हो। ये शहरों की आबादी बहुत कम संख्या में लगभग सभी लोग रहते हैं। आकाशीय पिंडों के द्रव्यमान बहुत कम संख्या में सभी पदार्थ जमा होते हैं, और एक भाषा में शब्दों की आवृत्ति 90% संचार केवल 500 शब्दों का उपयोग करके होता है। कई अन्य चीजों के अलावा भी लागू होता है। कभी कभी इसे मैथ्यू सिद्धांत, मैथ्यू 25-29 के रूप में जाना जाता है, जो मसीह के लिए अब तक के सबसे कठोर कथन से लिया गया है। जिनके पास सब कुछ है उन्हें और दिया जाएगा, जिनके पास कुछ नहीं है उनसे सब कुछ ले लिया जाएगा। आप वास्तव में जानते हैं कि आप ईश्वर के पुत्र हैं जब आपके निर्देश क्रस्टेशन पर भी लागू होते हैं। वापस झगड़ालू शंख की ओर। झींगुरों को एक दूसरे को परखने में बहुत समय नहीं लगता। वे सीख जाते हैं कि किसके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है और किसके साथ दूरी बनाए रखनी चाहिए, और एक बार जब वे सीख जाते हैं तो परिणामी पदानुक्रम अत्यधिक स्थिर होता है। एक विजेता को बस इतना करना होता है कि जीतने के बाद वो अपने एंटीना को धमकी भरे अंदाज में हिलाए, और पिछला प्रतिद्वंदी उसके सामने रेत के गुबार में गायब हो जाएगा। एक कमजोर झींगा कोशिश करना छोड़ देगा, अपनी नीच स्थिति को स्वीकार करेगा और अपने पैरों को अपने शरीर से जोड़े रखेगा। इसके विपरीत शीर्ष झींगा सबसे अच्छे आश्रय पर कब्जा करके, कुछ अच्छा आराम करके, एक अच्छा भोजन करके अपने क्षेत्र के चारों ओर अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करता है। रात में अधीनस्थ झींगुरों को उनके आश्रयों से बाहर निकालता है, बस उन्हें याद दिलाने के लिए कि उनका पिता कौन है। सभी लड़कियां, मादा झींगे, जो अपने अस्तित्व के स्पष्ट रूप से मातृ चरणों के दौरान क्षेत्र के लिए भी कड़ी लड़ाई करती है, 14 शीर्ष व्यक्ति को जल्दी से पहचान लेती है और उसके प्रति अप्रतिरोध्य रूप से आकर्षित हो जाती है। मेरे अनुमान में ये शानदार रणनीति है। ये मनुष्यों सहित कई अलग अलग प्रजातियों की मादाओं द्वारा भी इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है। कंप्यूटेशन रूप से अलग अलग काम करने के बजाय ये उसके सर्वोत्तम हित में नहीं है। वो अपनी पूंछ को सहजता से हिलाएगा, पीछे की ओर भागेगा और कहीं और अपनी किस्मत आजमाने के लिए गायब हो जाएगा। हालांकि अगर कोई भी पलक नहीं झपकाता है तो झींगे लेवल 3 पर चले जाते हैं, जिसमें वास्तविक लड़ाई शामिल है। इस बार अब क्रोधित झींगे एक दूसरे पर क्रूरता से हमला करते हैं, अपने पंजे फैलाकर हाथापाई करते हैं। प्रत्येक दूसरे को अपनी पीठ पर पलटने की कोशिश करता है। सफलतापूर्वक पलटा हुआ झींगा ये निष्कर्ष निकालेगा कि उसका प्रतिद्वंद्वी गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम है। ये आमतौर पर हार मान लेता है और चला जाता है। हालांकि ये तीव्र आक्रोश रखता है और पीठ पीछे विजेता के बारे में अंतहीन गपशप करता है। यदि कोई भी दूसरे को पलट नहीं सकता है या यदि कोई पलट जाने के बावजूद हार नहीं मानता है तो झींगे स्तर 4 पर चले जाते हैं। ऐसा करने में अत्यधिक जोखिम शामिल है और ये ऐसा कुछ नहीं है जिसमें बिना सोचे समझे शामिल होना चाहिए। एक या दोनों झींगे आगामी झगड़े से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, शायद घातक रूप से। जानवर बढ़ती गति के साथ एक दूसरे पर आगे बढ़ते हैं। उनके पंजे खुले होते हैं, इसलिए वे एक पैर या एंटीना या एक आंख का डंठल या किसी भी अन्य उजागर और कमजोर चीज को पकड़ सकते हैं। एक बार जब शरीर का कोई हिस्सा सफलतापूर्वक पकड़ लिया जाता है तो पकड़ने वाला पंजा मजबूती से बंद करके तेजी से पीछे की ओर पूंछ को झटका देगा और इसे फाड़ने की कोशिश करेगा। इस बिंदु तक बढ़ने वाले विवाद आमतौर पर एक स्पष्ट विजेता और हारने वाले को बनाते हैं। हारने वाले के बचने की संभावना नहीं होती, खास तौर पर अगर वो विजेता के कब्जे वाले इलाके में रहता है, जो अब एक प्राणघातक दुश्मन है। सामाजिक सद्भाव जारी रखने की उनकी इच्छा। डॉल्फिन शिकार करते समय और अन्य उच्च उत्तेजना के समय में प्रमुख और अधीनस्थ समूह के सदस्यों के बीच संभावित संघर्ष को कम करने के लिए विशेष ध्वनि स्पंदन उत्पन्न करते हैं। इस तरह का व्यवहार जीवित चीजों के समुदाय में स्थानिक है। समुद्र तल पर इधर उधर भागते हुए झींगे कोई अपवाद नहीं है। 5 अगर आप कुछ दर्जन झींगे पकड़ते हैं और उन्हें एक नए स्थान पर ले जाते हैं तो आप उनकी स्थिति बनाने की रस्मों और तकनीकों का निरीक्षण कर सकते हैं। प्रत्येक झींगा सबसे पहले नए क्षेत्र का पता लगाना शुरू करेगा, आंशिक रूप से इसके विवरण का नक्शा बनाने के लिए और आंशिक रूप से आश्रय के लिए एक अच्छी जगह खोजने के लिए। झींगे अपने रहने के स्थान के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं और वे जो सीखते हैं उसे याद रखते हैं। यदि आप किसी को उसके घोंसले के पास चौंकाते हैं तो वो जल्दी से वापस भाग जाएगा और वहां छिप जाएगा। हालांकि यदि आप इसे कुछ दूरी पर चौंका देते हैं तो ये तुरंत निकटतम उपयुक्त आश्रय की ओर भागेगा, जिसे पहले से पहचाना गया है और अब याद है। झींगे को आराम करने के लिए एक सुरक्षित छिपने की जगह की आवश्यकता होती है जो शिकारियों और प्रकृति की शक्तियों से मुक्त हो। इसके अलावा जैसे जैसे झींगे बड़े होते हैं वे अपने खोल को मोड़ते हैं या छोड़ देते हैं, जो उन्हें लंबे समय तक नरम और कमजोर बना देता है। एक चट्टान के नीचे एक बिल झींगे के लिए एक अच्छा घर बनाता है, खासकर अगर ये ऐसी जगह स्थित हो जहां गोले और अन्य मलबे को प्रवेश द्वार को ढकने के लिए जगह में खींचा जा सके। एक बार झींगे को अंदर रख दिया जाए। हालांकि
प्रत्येक नए क्षेत्र में केवल कुछ ही उच्च गुणवत्ता वाले आश्रय या छिपने के स्थान हो सकते हैं। वे दुर्लभ और मूल्यवान हैं। अन्य झींगे लगातार उन्हें खोजते हैं। इसका मतलब है कि झींगे अक्सर